हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कॉस्ट शीट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हम एक कॉस्ट शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो एग्जामिनर आपको वहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। क्योंकि मैंने आपको ये बात भी सीधे सीधे बोली कि बेटा अगर हम जेके एसएसबी की बात करें तो जेके एसएसबी वहाँ पे हमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे एक एग्जामिनर आपको एक बड़ा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने को तो नहीं कहेगा, लेकिन उस कॉस्ट शीट में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स आप एक्सपेक्ट करना एग्जामिनर आपको वहां पे वो पूछ सकता है। कि जैसे कि मैंने सबसे पहला छोटा पार्ट जो आपको बोला, सबसे पहला पार्ट जिसको मैंने बोला था कि प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना, यानी कि सबसे पहले एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि बेटा फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। तो या तो वहां पे डिटेल्स दिए होंगे तो आपको इंफॉर्मेशन से प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि नीचे जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तभी जाके आप कर लोगे जब आपके पास फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट जो मैंने कॉस्ट शीट आपको पढ़ाया, वो कॉस्ट शीट सबसे पहले तो मैंने वहां पे वो वाला लेक्चर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद उस कॉस्ट शीट को आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीज को कवर किया। क्योंकि एग्जामिनर हर एक ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट वहां पे आ सकता है, लेकिन मैंने जितने भी पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, यानी कि जितने भी कॉस्ट शीट में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट देयर। तो छोटे छोटे चीजें वहां पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो भी मैंने उसमें कवर किए हुए। तो बस आपको क्या याद रखना है कि अगर एग्जामिनर ने आपको बोला कि यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो मैंने सबसे पहला नंबर 1 वहां पे जो लिखा था, मैंने बोला था कि प्राइम कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपको वहां पे दिया होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू टेक द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसको हम ऐड करेंगे परचेज, फिर उसको हम ऐड करेंगे फ्रेट अगर कुछ आपका होगा, फिर हम लेस करेंगे उसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर लास्टली अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच जाएगा, फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, फिर और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या हम लेस करेंगे इसमें से अगर आपने सेल ऑफ वेस्ट किया। तो यही चीजें आते हैं हमारे डायरेक्ट में। तो ये तमाम डायरेक्ट जब हम ऐड करते हैं तो वहां से हम कैलकुलेट कर पाते हैं प्राइम कॉस्ट। तो फिर उसके बाद साथ साथ ही मैंने आपको बोला कि सेकंड थिंग जो मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जितने भी, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो एक्सपेंसेस कॉस्ट हो, ये तमाम इनडायरेक्ट होते हैं। ये जितने भी हम ऐड करते हैं फैक्ट्री, यानी कि जितने भी हम ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट को, तो आपका निकल आता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बेटा। तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते हो तो वहां से जो आपका निकलता है वो आपका निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने सेकंड आपका बोला फैक्ट्री कॉस्ट, नेक्स्ट सेकंड थिंग वहां पे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है बेटा यू हैव टू कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वर्क्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, इसको हम किस नाम से वो जानते हैं, वर्क्स कॉस्ट एज वेल। या तो एग्जामिनर आपको यह भी पूछ सकता है बेटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मैंने आपको बोला ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते हैं तब हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा। तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वहां से जो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे वो आपका लास्टली निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो आपका क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। समटाइम्स एग्जामिनर में आस्क यू बेटा यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज वेल। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे सर, तो वहां पे आपको नेट सेल्स दिया होगा या सेल्स वहां पे दिया होगा, और सेल्स से हम डिडक्ट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। यानी कि आपने कितना कॉस्ट लगा सेल्स पे, यानी कि कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लगा है, तो आप उससे डिडक्ट यानी कि टोटल सेल से कॉग्स लेस करोगे तो वहां से आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये कुछ ऐसे 5 चीजें जो एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये कभी तो आपको ये अलग पूछ सकता है या कभी ये भी पूछ सकता है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कॉस्ट शीट पढ़ाया, सबसे पहले वो वाला लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिए। जब वहां पे आप वो वाले चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज को वहां पे एनालाइज करके रखा है, हर एक चीज को डिटेल में बताया आपको, तो वही चीजें आपको यहां पे प्रैक्टिकली करनी है। क्योंकि एग्जाम में तो थ्योरेटिकल वो पूछेगा नहीं,
इस वाले पोर्शन से, कॉस्ट शीट से तो वो थ्योरेटिकल पूछेगा नहीं, या वहां पे वो सिंपली पूछेगा कि, या वो ऐसे भी पूछ सकता है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको कैसे पूछ लेगा, अगर उसने कोई डेटा इंफॉर्मेशन आपको दी है तो वहां पे आपको इन डिजिट्स, इन नंबर्स में आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो आज आपके लिए क्वेश्चन रखा है दैट इज कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ये जो हमें इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने क्वेश्चन यहां पे पुट आउट किया हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इस वाले इंफॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि आपको प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो बेटा अगर आपको होल्ड होगा, अगर आपको नजर होगी कि हम प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड करते हो, क्या क्या चीजें लेस करते हैं, तो आपके लिए इस इंफॉर्मेशन में जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें से बहुत ही ईजी रहेगा कि हर एक इंफॉर्मेशन को कवर करें, कि हर एक आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वाले इंफॉर्मेशन से उठाना है, बस यहां पे रखना है। कुछ चीजें ऐसे होंगी जो हमारे प्राइम कॉस्ट में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हम फैक्ट्री में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे, कुछ ऐसे जो यहां पे सेल्स में आएंगे, तो फाइनली आपके रिजल्ट्स निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट शीट आज प्रैक्टिकल बेस्ड, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि हम एग्जाम में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हम कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमारे कॉस्ट शीट के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि हम नॉर्मली कॉलिनियर फॉर्म में यानी कि कॉलम्स में प्रिपेयर करते हैं, तो कभी कभार ये आपसे पूछ सकता है पर यूनिट के बारे में भी। तो आपको पर यूनिट कुछ नहीं करना है, जितने आपके यूनिट्स हैं वो बस कॉस्ट को साथ साथ डिवाइड करते जाना है, वो आपको कुछ नहीं करना है। जितने आपने इसने यूनिट्स दिए होंगे वो कॉस्ट के साथ साथ डिवाइड करने पड़ेंगे हमें साथ साथ, तब हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम आसान सी, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए ताकि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड हो जाए। तो एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट करना यहां से ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला चीज, चूंकि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, तो मैंने ऊपर यानी कि हेडिंग इसमें जो दी है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट। ठीक है बेटा, चलिए कोई हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है इसका, तो मैं नॉर्मली इसको ऐसे लिखूंगा फिलहाल, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए सबसे पहला चीज जो मुझे लेना है इस कॉस्ट शीट में, दैट इज सबसे पहले मुझे होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं इस वाले इंफॉर्मेशन में देख लूं तो यहां पे सबसे पहले मुझे दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद ये बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस, फिर वेजेस ऑफ फोरमैन। यानी कि अगर मैं ऊपर से नीचे तक इस पे नजर मारूं, यहां भी नजर मारूं, तो मुझे कहीं पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना नजर आ रहा है, ना कहीं पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो जब ये मुझे डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है तो मैं डायरेक्ट मटेरियल को मान के ले चलूं, इसमें इसने हर एक चीज ऐड किया है। किसी चीज को ऐड करने की जरूरत पड़ी तो उसने ओपनिंग ऐड करके रखा, अगर क्लोजिंग होगा तो इसने क्लोजिंग लेस करके रखा है। ठीक है, क्योंकि ये वहां से ही मुझे बोल रहा है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल है। तो मैं सीधे सीधे यहां पे लिख लूं सबसे पहला चीज दैट्स योर डायरेक्ट मटेरियल। तो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा है 1 लाख रुपीस। यानी कि आपने जो डायरेक्ट मटेरियल, चाहे वो परचेज की बात हो, ओपनिंग स्टॉक की बात हो, चाहे वो ये जितने भी हमारे हैं ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल है, इसमें इसने सब कुछ ऐड करके, ऐड लेस करके रखा है, तो ये हमारा सीधे सीधे आ गया डायरेक्ट मटेरियल। तो ठीक है बेटा, तो उसके बाद तो मैंने इसमें परचेज वर्चेज सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है। तो और एक चीज आपको जो याद रखनी है, ये जरूरी नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि कुछ साल ऐसे भी गुजर जाते हैं बिजनेस के लिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर उसका क्लोजिंग ही नहीं रहा तो ओपनिंग नेक्स्ट ईयर कैसे होगा। तो ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के टाइम भी ये बोला था कि बेटा ये चीजें जरूरी नहीं है, बट हमें याद रखनी है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है वहां पे एग्जाम में, अगर होगा तो बस हम सिंपली एज पर द फॉर्मेट चलेंगे, बाकी कुछ नहीं हमें करना। तो सबसे पहले मैंने क्या यहां पे लिया, डायरेक्ट मटेरियल आपका। मैं थोड़ा सा इस अमाउंट को थोड़ा यहां लिखूं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने लिया डायरेक्ट मटेरियल, फिर इसमें हम ऐड करेंगे आपके डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि डायरेक्ट है, क्योंकि हमें प्राइम कॉस्ट निकालना है।
आपके डायरेक्ट वेजेस कितने हमारे, दैट्स योर 30,000। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट का कहीं पे जिक्र ही नहीं है, बस यहां तक ही आपका डायरेक्ट खत्म होता है, यानी कि जितना भी यहां पे आया है वही आपका डायरेक्ट रहेगा, उससे आगे इसमें कहीं पे डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां तक ही हमारा डायरेक्ट कॉस्ट आता है। तो सबसे पहला जो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया, दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहला चीज जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया, दैट्स योर प्राइम कॉस्ट। तो इस चीज को हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, दैट इज योर 1,30,000 रुपीज। तो आपका जो प्राइम कॉस्ट आया वो हमारा कितना आया बेटा, 1,30,000 रुपीज। तो उसके बाद हमें निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट, तो सीधे सीधे हम इसमें ऐड करेंगे आपके फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां से हम देख लेंगे इस वाले इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट को कौन कौन सा हो सकता है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है वेजेस ऑफ फोरमैन। सबसे पहला चीज, क्या ये वेजेस ऑफ फोरमैन हमारा फैक्ट्री में देते हैं? हम फोरमैन को वेजेस फैक्ट्री में देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे कि ऑफिस में देंगे? सबसे पहला चीज, अगर हम वेजेस ऑफ फोरमैन की बात करेंगे तो ये आपका फैक्ट्री में आता है। तो हम फैक्ट्री में फोरमैन को रखते हो, ना कि मार्केटिंग में रखते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहले इसमें ऐड जो करना है, हमने सबसे पहले जो इसमें ऐड करना है, दैट इज योर वेजेस ऑफ फोरमैन। वो कितना बेटा हमारा, 2,500। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड थिंग, मुझे यहां पे जो दूसरा पॉइंट नजर आ रहा है वेजेस के बाद, इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पावर की जरूरत भी मुझे कहां पे पड़ती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की, यानी कि क्योंकि मुझे वहां पे फैक्ट्री में मशीनरीज होती है, तो ये भी मुझे कहां पे आएगा, फैक्ट्री में ही। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक पावर। आपका इलेक्ट्रिक पावर ये कितना आपका है, 500। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद देखिए लाइटिंग की बात कर रहा है, क्योंकि लाइटिंग तो हमें ऑफिस में भी जरूरत पड़ती है और लाइटिंग तो हमें फैक्ट्री में भी जरूरत पड़ती है। अब इसने अलग अलग करके दिया, लाइटिंग का बोला फैक्ट्री में 1500 और लाइटिंग का बोला ऑफिस में 500। तो ये वाला फैक्ट्री वाला हम फैक्ट्री में लेंगे और ऑफिस वाला हम कहां पे लेंगे, ऑफिस में। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग कितना है आपका, 1500। ठीक है बेटा, तो फिर उसके बाद स्टोर कीपर वेजेस। अब स्टोर कीपर कौन सा बंदा होता है कि जिसके पास हमारा रॉ मटेरियल होता है, तो उसको हम वेजेस दे रहे हैं। ये स्टोर कहां पे होगा हमारा, ये भी हमारा फैक्ट्री में होगा, जिससे हम टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल लेते हैं और अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोर कीपर वेजेस ये भी हमारा कहां पे आएगा, फैक्ट्री में। स्टोर कीपर वेजेस ये हमारा है 1,000 रुपीज। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ऑयल एंड वाटर की बात कर रहा है। तो सबसे पहला हिंट जो हमारे लिए जा रहा है कि ऑयल हमें कहां पे जरूरत पड़े, जहां पे ऑब्वियसली मशीनरी का काम होता है, और मशीनरी का काम कहां पे होता है, फैक्ट्री में होता है। तो ये भी हमारा कहां पे आएगा बेटा, ये भी हमारा फैक्ट्री में ही आएगा, ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर कितना आपका है, दैट्स योर 500 अगेन। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद रेंट की बात बोल रहा है। तो रेंट तो हमें दोनों जगह पे करना पड़ेगा। अगर हमने ऑफिस लिया वहां पे भी हम रेंट पे करेंगे, अगर हमने फैक्ट्री ले ली तो वहां पे भी हमें रेंट पे करना है। देखिए फैक्ट्री का अलग दे रहा है, ऑफिस का अलग दे रहा है। मैं लिखूंगा यहां पे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट कितना बोल रहा है, 5,000 रुपीज। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। अब चूंकि रिपेयर्स तो हमें टाइम टाइम जब हम मशीनरी को यूज करते हैं
तो उसमें रेपियर्स बनता है, चाहे वो छोटे छोटे टूल्स की ज़रूरत हो, पार्ट्स की ज़रूरत हो, या हम उसमें ऑयल चेंज करवाते हैं, वो चीज़ें रेपियर्स करवाने पड़ते हैं आफ्टर ए सर्टेन प्रोडक्शन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमने जब अब लास्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट किया था, तो फिर उसके बाद जब हमें नए साल में प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम अपने मशीनरीज को सेटअप करते हैं। मशीनरीज में देखते हैं कि इसमें कहीं पे रेपियर्स ना रहा हो, तो रेपियर से दो जगह अलग अलग बोल रहा है, ये रेपियर्स एंड रिन्यूएबल्स फैक्ट्री प्लांट का भी बोल रहा है और ऑफिस प्रीमिसेस का। तो ऑफिस प्रीमिसेस में कैसे रेपियर्स हो सकते हैं? जैसे कि हमें वहां पे फर्नीचर होता है, तो जब हम फर्नीचर को कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो वो कुछ ढीला पड़ जाता है या उसमें कुछ कटिंग शटिंग आती है, तो फिर उस चीज को रिपेयर करना। ठीक है बेटा, यहां पे हम फैक्ट्री प्लांट को, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, व्हाटसोएवर देयर विल बी, हम उसको रिपेयर करने वाले। यानी कि यहां पे मैं सिंपली लिखूं फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल। ठीक है बेटा, या रिपेयर एंड रिन्यूअल किस चीज का? फैक्ट्री प्लांट का। ठीक है बेटा, तो वो कितना आपका है बेटा? 3,500 रुपीज। चलिए, तो ऑफिस वाला कहां पे आएगा हमारा? ये तो सीधे सीधे हमारे ऑफिस में जाएगा, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद एक पॉइंट बोल रहा है ट्रांसफर टू रिजर्व। ये ट्रांसफर टू रिजर्व की मैं अगर बात करूं तो बेटा, जब हमने आपको कॉस्ट शीट पढ़ाया, जब हमने आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बताया, यानी कि कॉस्ट शीट जब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने वहां पे किसी भी जगह किसी ट्रांसफर या रिजर्व की कोई जिक्र की ही नहीं, और ये कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड करते ही नहीं है, क्योंकि इट्स एन अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे एज एन अप्रोप्रिएशन होता है ये वाला, ये ट्रांसफर टू रिजर्व का, तो ये हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन को सीधे सीधे आपको अच्छे से पढ़ना है। जब तक ना आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको अंडरस्टैंड करना, और मैंने क्या बोला आपको, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया कॉस्ट शीट का, वो आपको रिमेंबर, यानी कि वो आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है बेटा, अगर आपने कॉस्ट शीट को अच्छे से याद किया तो ये चीजें वहां पे कहीं आती ही नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व। या इसने बोला डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ, ये भी बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का है। ठीक है बेटा, और डिविडेंड ऐसे भी डिविडेंड भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पे ही एडजस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाले चीज हमें तो नहीं आएंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात बोल रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, इट्स ए नॉन कैश आइटम होता है, बट ये हमारे एसेट में डिक्रीज वैल्यू हो जाता है बाय यूजिंग द, जब हम एसिड को बार बार यूज करते हैं, बाय वियर एंड टियर द वैल्यू ऑफ द एसिड गोज डाउन, यानी कि उसका डिक्रीज हो जाता है उसका वैल्यू। ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन की बात अगर मैं करूं तो ये फैक्ट्री का अलग बोल रहा है, ऑफिस का अलग बोल रहा है। तो सर ये तो समझ आया, फैक्ट्री में हमारी मशीनरी होती है, तो मशीनरी का वैल्यू कम हो सकता है क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बट सर हमें बता दीजिए, हम ऑफिस में किस वाले मशीनरी के, यानी कि ऑफिस में हम कौन सी मशीनरी को यूज करते हैं ताकि उसका वैल्यू कम हो जाए? बेटा मैंने आपको अभी बोला कि हम फर्नीचर यूज करते हैं, तो जब हमने फर्नीचर मान लो कि नया नया लाया, वो मानो कि हमने 30,000 रुपीज में लाया, अगर हम 2 साल के बाद उसको बेचना चाहते हैं, क्या उसमें 30,000 रुपीज हम पूरा कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं, सॉरी, तो ये क्या है, ये तो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा किसमें? आपके ऑफिस में। या कंप्यूटर हमारा होता है तो उसमें भी वैल्यू कम होता है, वो भी एक मशीनरी होती है। चलिए, तो मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं यहां पे, तो मैं अगर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन किसका बोल रहा है? फैक्ट्री प्लांट का। तो वो कितना हमारा बेटा? 500 रुपीज। तो फैक्ट्री का जो हमने प्लांट था, यानी कि उसमें जो मशीनरीज थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है? 500 रुपीज। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आपका ऑफिस वाला तो ऑफिस में आएगा। फिर उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी कंज्यूमेबल स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं कि जो हम, यानी कि जहां पे हम रॉ मटेरियल रखते हैं फिर उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं। ठीक है बेटा, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स भी, कहां स्टोर्स की बात आई तो स्टोर्स कहां पे रखेंगे हम? ये भी हमारा फैक्ट्री में आएगा।
कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये आपका कितना है 2500, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद मैनेजर सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये भी हम कहां देंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर्स फी ये भी हम वहां पे देंगे, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस में ही। टेलीकॉम चार्ज ये भी वहां पे आएगा। पोस्ट एंड टेलीग्राम्स ये भी हमारा कहां पे आएगा, ये भी तो ऑफिस में ही आएगा। सेल्समैन सैलरीज ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो फिर अगर मैं यहां देखूं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी आपका सेलिंग एंड, वेयर हाउस चार्जेस ये भी आपका सेलिंग एंड, कैरेज आउटवर्ड ये भी आपका सेलिंग एंड। तो यहां तक बस इतने ही हमारे जो आते हैं कहां पे, फैक्ट्री कॉस्ट में। तो यहां से जो हम निकालेंगे वो आपका रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट, और इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो यहां से 1,30,000 को ये सारी चीज हम ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,47,500, 1,47,500, ठीक है बेटा। यानी कि इन सारी चीज़ों का अगर हम ऐड करेंगे तो वो आपका बन जाता है 17,500, ठीक है बेटा। तो फिर 1,30,000 प्लस 17,500 दैट विल बी यूअर 1,47,500। तो यहां तक सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, फैक्ट्री कॉस्ट और हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया। तो मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि बेटा यू हैड टू कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ओनली, तो वहां से आपको दिया होगा प्राइम कॉस्ट क्या है, तो फिर आपको उसमें से ऐड करने हैं बस फैक्ट्री वाले कॉस्ट, तब जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो क्योंकि इतने ही है, अब कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे कि जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बेटा वो क्वेश्चन में नहीं है तो मैं लाऊं कहां से। अगर क्वेश्चन में होता, मैंने इसीलिए बोला कि जो मैंने फॉर्मेट आपको सिखाया बस आपको फॉर्मेट के एज पर चलना है, यानी कि जो फॉर्मेट में मैंने बोला वो चीजें याद रख लो, फिर वो फाइंड आउट कर लो क्वेश्चन में। वो जितना जितना इसने क्वेश्चन में दिया होगा बस उतना ही आपको डालना है, आपका आंसर निकल जाएगा वहां पे, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद ये तो मेरा आया क्या, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। तो फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं, अब मुझे जो फाइंड आउट करना है दैट इज यूअर, फिर उसके बाद जो हम करते हैं कैलकुलेट दैट्स यूअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अब जब फैक्ट्री कॉस्ट को हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो आपका निकल आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन कौन से इसमें। अगर मैं बात देखूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो वेजेस भी मैंने लिए, ये भी हमारा फैक्ट्री का है, ये भी। तो सबसे पहला लाइटिंग ऑफ ऑफिस, यानी कि ऑफिस लाइटिंग, ठीक है बेटा, ऑफिस लाइटिंग। तो ऑफिस लाइटिंग कितना है आपका 500 रुपीज। फिर उसके बाद यहां तो मैंने ऑफिस लिया, फिर उसके बाद स्टोर कीपर, ये तो फैक्ट्री में आता है, ऑयल भी फैक्ट्री में आता है। फिर रेंट, ऑफिस का रेंट ये लेना है मुझे, ऑफिस रेंट ये कितना है बेटा आपका, ऑफिस रेंट है आपका 2500, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद ट्रांसफर, अच्छा फिर उसके बाद रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, वो ऑफिस प्रीमिसेस का, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वो हमारा ऑफिस का है। वो कितना बेटा आपका, वो आपका है 500, ठीक है बेटा। तो मुझे यहां पे जगह कम है तो मैं ऊपर जाऊंगा, चलिए। तो फिर ऑफिस का मैंने रिपेयर एंड रिन्यूअल लिया, तो फिर उसके बाद ट्रांसफ़र इसमें नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर भी नहीं आएगा, ये आपका डिविडेंड भी नहीं आएगा इसमें। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑफिस का दिया, ऑफिस प्रीमिसेस का, तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन ले लूँ, ठीक है बेटा। मुझे यहाँ पे जगह कम है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा।
तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो सीधे सीधे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तो डेप्रिसिएशन, तो आपका जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे है ऑफिस प्रीमिसेस का, ठीक है, ऑफिस प्रीमिसेस का वो कितना है 1250। ठीक है बेटा, तो फिर उसके बाद ये तो मैंने वहाँ पे लिया। फिर मैनेजर सैलरी आपके, तो क्योंकि ऑफिस में ही होता है, यानी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ही होता है, ऑफिस में ही होता है। तो ये कितनी है मैनेजर सैलरी आपकी 5000 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स फीस, तो फिर उसके बाद डायरेक्टर्स फीस, क्योंकि ये भी ऑफिस का ही आइटम है, डायरेक्टर हमारा ऑफिस में ही होता है, तो ये भी हमारा 1250 रुपीज़। तो ऑफिस स्टेशनरी, सीधे सीधे ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, ऑफिस स्टेशनरी, वो कितना आपका 500। फिर उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, क्योंकि हमारे ऑफिस में होते हैं, कस्टमर्स का कॉल आता है, हमारे सप्लायर्स का कॉल आता है। ठीक है बेटा, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस वो कितना है मेरा बेटा 125। फिर उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो कितना आपका 250। ये भी आपको कहाँ पे आएगा, ये भी आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। फिर सेल्समैन सैलरीज हमारा कहाँ पे आएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रैवल कर रहा है, तो ये भी हमारा कहाँ पे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टीजमेंट भी हमारा कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को बेचना है, ये भी वहाँ पे आएगा। वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस जब हमने फैक्ट्री से माल बाहर निकाला, फिर कहीं पे वेयर हाउस, फिर कहीं पे गोडाउन में रखा, तो फिर वहाँ पे, या कैरेज आउटवर्ड, जो फैक्ट्री से हमने माल निकाला, वो भी कहाँ पे आएगा, वो भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे मैं कंक्लूड कर लूँ, तो यहाँ से मुझे निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाएगा वो कैसे निकलेगा आपको, यानी कि 1,47,500 को ऐड करने सारे वाले आपको सारे एक्सपेंसेस, तो आपका निकल आएगा 1,59,375। 1,59,375। ठीक है बेटा, तो ये जो वाला आपका निकला ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1,59,375 रुपीज जो आपका निकला, ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमें लास्टली कॉस्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि अलग अलग किस्म के एक्सपेंसेस है, तो एग्जामिनर अलग अलग पूछ सकता है आपको। यानी कि जैसे कि अब उसने पूछ लिया बेटा यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट दिया होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जितने भी आपको लगेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, वो बेटा फैक्ट्री में हम ऐड कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सामान को बेचने में जितने भी हमारे खर्चे हुए, तो मैंने टेलीफोन, पोस्ट, टेलीग्राम, ईमेल, सबसे पहला सेल्समैन सैलरी। ठीक है बेटा, सबसे पहला चीज मैं यहां पे लिखूं सेल्समैन सैलरीज, वो कितना हमारा बेटा, सेल्समैन सैलरीज 1250। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो अपने हम सेल्समैन को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे, चाहे हम अपने स्टाफ को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे, वो भी हमारा किस में ही चढ़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ट्रैवलिंग। ठीक है बेटा, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये कितना आपका बेटा 500।
फिर उसके बाद आपके आते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल है, तो जब हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तभी एडवर्टीज करेंगे, तो फैक्ट्री में हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, तो ये कहां पे आएगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी इसको बोलते हैं। ये हमारा कितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 1250, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस चार्ज जब हमने फैक्ट्री से माल बाहर निकाला, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मार्केट में इसको बेचना है, लेट इट टू बी फॉर एग्जांपल हमें इसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल श्रीनगर मार्केट में अगर हमें इस माल को बेचना है, तो अब हम सड़क पे तो इस माल को नहीं रखेंगे, फैक्ट्री से ले जाएंगे, तो वहां पे हम कोई वेयर हाउस लेंगे रेंट पे, गोडाउन लेंगे, तो फिर उस चीज का रेंट, उस चीज का एक्सपेंसेस वो भी कहां पे आएगा, वो भी हमारे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हमारा आया वेयर हाउस चार्जेस। तो वेयर हाउस चार्जेस आपके है 500। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि अब माल में ले जा रहा हूं फैक्ट्री से बाहर, तो फैक्ट्री से बाहर जितने भी मेरे खर्चे आएंगे, क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेंगे, क्योंकि यहां से आपको इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंस है, ये भी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैंने कोई कैरेज आउटवर्ड दिया, अगर इनवर्ड होता तो वो यहां पे आता, क्योंकि जब मैंने रॉ मटेरियल को परचेज किया था तब जो इसके ऊपर एक्सपेंसेस लगे थे तो वो मुझे वहां पे कैलकुलेट करने थे। तो बेटा यहां पे सिंपली मेरा कैरेज आउटवर्ड, तो ये भी मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो आपका कैरेज आउटवर्ड कितना है 375, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद इसने सेल्स बोला और इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स अगेन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट, और ये तो हम सीधे अपने प्रॉफिट पे देते हैं, नेट प्रॉफिट पे देते हैं, तो इट इज अगेन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की है, तो ये यहां पे कॉस्ट शीट में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो इसने क्वेश्चन में लास्टली प्रॉफिट बोला, तो इसीलिए सेल्स दी, क्योंकि इसने बोला आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट भी इसके साथ। तो अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तब आपको पता होगा सेल्स होने कितने चाहिए, प्लस जो मैं यहां से अब फाइंड आउट कर लूंगा, तो उसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉग्स जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे कितना आया, तो 1,59,375 को हम ऐड कर लेंगे इतने एक्सपेंसेस, तो वो आपका बन जाता है 1,63,250, 1,63,250, ठीक है बेटा। तो क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अब इतने सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड किए, ठीक है बेटा। तो ये जब मैंने ऐड किए तो ये मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल जो बनता है वो बनता है 1,63,250, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां तक तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला, तो मैंने आपको सीधे सीधे बोला एग्जामिनर कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पूछ सकता है, एग्जामिनर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए पूछ सकता है, तो एग्जामिनर आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट के लिए पूछ सकता है, तो एग्जामिनर आपको प्राइम कॉस्ट भी कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि इन 4-5 चीजों में से कोई भी एक अलग चीज, एक अकेला चीज पूछ सकता है। तो जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस इंफॉर्मेशन देखनी है, तो बस उस इंफॉर्मेशन को पुट आउट करना है। यानी कि अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो ये ऐड हो जाते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, तभी जाके मुझे निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ये आपको मेमोराइज करना है, अनलेस एंड अनटिल इफ यू विल नॉट मेमोराइज द कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, तब तक आप इस चीज को नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। तो आपको याद रखने हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मुझे ऐड करने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ना कि मुझे उसको ऐड करने हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। समझ आई बेटे बात, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा। वो जैसे कि मैंने इन चीजों की बात की, वो जैसे कि ये चीजें आपको एग्जाम में पुट कर लेगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए, या ये चीजें आपको ऐड करके देगा वो, ताकि आपका ध्यान भटक जाए एग्जाम में। ये कुछ नहीं है, बस आप फॉर्मेट याद लेके चलो, बस बाकी बहुत ही आसान है। अब मेरा क्या निकला कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो देखिए बेटा सेल्स तो मुझे पता ही है, सेल्स मुझे पता है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स की वो है मेरी 1,89,500, 1,89,500
500, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने सेल्स की वो मैंने कितने में टोटल की 1,89,500, और जो मैंने सेल की उसमें कॉस्ट मेरा कितना लगा 1,63,250 रुपीज़। तो अगर इसमें से मैं ये वाला डिडक्ट कर लूँ, यानी कि टोटल सेल्स में से ये वाला डिडक्ट कर लूँ, तो मैं क्या यहाँ पे ये नहीं लिख सकता ऐड प्रॉफिट? अगर जो इन दोनों की डिफरेंस है, अगर मैं वो इस चीज को ऐड कर लूं, यानी कि अगर मैं वो यहां पे ऐड कर लूं, तो मेरा टोटल जो निकलेगा वो आपका निकलेगा सेल्स। जैसे कि मैं अगर देख लूं 1,89,500 को मैं लेस कर लूं 1,63,250, तो वहां पे मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 26,250। ठीक है बेटा, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 26,250, यानी कि मुझे जितने भी मैंने प्रोडक्शन की ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, उसमें मेरा टोटल कॉस्ट जो गया वो है 1,63,250, और उसको मैंने प्रॉफिट चार्ज किया, यानी कि वो मैंने प्रॉफिट, फिर मेरा सेलिंग प्राइस जो रहा वो मेरा 1,89,500, यानी कि ये मैंने टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर की। तो बेटा सिंपल सी बात है, बस आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, वहां पे अगर उसने इंफॉर्मेशन दिया होगा तो वो डिलिबरेटली आपके इंफॉर्मेशन में ऐसे पॉइंट्स पुट आउट कर लेगा जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो मैंने लास्टली कॉस्ट शीट आपको समझाया उसका फॉर्मेट मैंने बताया आपको कि प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से चीजें आते हैं, बस वही आपको याद रखनी। ठीक है बेटा, तो वो चीजें आप लेके चलो एग्जाम में, तो मैं गारंटी देता हूं जितने भी आपको यहां से क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली कर पाओगे, क्योंकि यहां से आप एक्सपेक्ट करना, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, डेफिनेटली, यानी कि ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ेगा ही नहीं वो पे एग्जाम में, क्योंकि यहां से तो डेफिनेटली एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरे को प्राइम कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, सारे, चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो, एक्सपेंस हो। फिर अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो वो फैक्ट्री का जितना भी एक्सपेंस है वो मुझे ऐड करना है प्राइम कॉस्ट के साथ, तब जाके मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ वर्क्स कॉस्ट। तो फिर अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री कॉस्ट को मैं ऐड करूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तब जाके आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपको होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम ऐड कर लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वहां से जो आपका निकलेगा वो निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आपको पता होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, आपको पता होगा सेल्स कितना है, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉफिट एज वेल। तो एग्जामिनर अगर आपको बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो इंफॉर्मेशन वहां पे होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी और सेल्स भी पता होगा, तो आपको फाइंड आउट अगर करना होगा प्रॉफिट कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी है बेटा, तो कोई ऐसा मसला है नहीं। या उसने सेल्स नहीं बताया, उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स बताया और प्रॉफिट दिया, आपको फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स कितना है, तो प्रॉफिट को जोड़ दीजिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, आपका निकलेगा। ठीक है बेटा, या अगर उसने सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है तो वो आपको बोल रहा है कॉग्स फाइंड आउट कर लो, तो अगर आपको कॉग्स फाइंड आउट करने तो क्या हम कर सकते हैं, सेल्स में से डिडक्ट कर लेंगे प्रॉफिट को, तो वहां से आपका निकलेगा कॉग्स। तो मैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर सिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अब अगर उसने वहां पे एग्जाम में आपको बोला कि बेटा कैलकुलेट कॉग्स या कॉग्स आर इक्वल टू, देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज कर लेगा आपको, कॉग्स किसके बराबर होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट। अगर मैं सेल्स को प्रॉफिट डिडक्ट कर रहा हूं तो मेरा क्या आ जाएगा कॉग्स। तो सिंपली अब इस चीज को उधर इधर कर लेंगे। अब जैसे कि अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो, अगर मेरे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो मैं ये नहीं कह सकता हूं सेल्स को मैं लेस कर लूं कॉग्स। ठीक है बेटा, तो इजी आ गया। अब अगर मैं बात करूं सेल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं सेल्स मेरा आ जाएगा कॉग्स प्लस प्रॉफिट। तो बेटा एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको क्या जहन में याद रखना है, बस आप फॉर्मेट लेके चलिए। आई गारंटी यू कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने कॉस्ट शीट आपको पढ़ाई बस उसको जहन में रखिए, उसको रिवाइज कर लीजिए कंटिन्यूअसली, उसको रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है बेटा, उसको याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे वो इजीली आप कर सकोगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।